Good morning. Today we will study vapor pressure. Our topic is vapor pressure. Vapor pressure. ये सॉल्यूशन का जो लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे कंप्लीट किया था उसके बाद से है ये हमारा वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर के लिए क्या करना है हमें, ये क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे। हमने एक क्लोज कंटेनर लेना है और इस कंटेनर पे हम लोग क्या किए कि किसी लिक्विड को ले लिए। ठीक है, अब किसी लिक्विड को हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को लिया है। अब ये लिक्विड का जो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी, वो ऊपर जाने लगेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका ये मतलब हुआ कि भाई हम इसको हीट कर रहे हैं नीचे से, तो इसका एनर्जी बढ़ा तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चले जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है ऊपर जा रहे हैं जो वेपर बन के। अब ये जो वेपर बन रहा है तो ये वापस ऊपर कोलाइड करेगा वॉल के साथ में, और भी आपस में कोलाइड करने के बाद ये वापस कंडेंस भी होगा तो नीचे भी आएगा। तो देखो इनिशियली क्या होगा कि जो ये नीचे वाले कंपार्टमेंट का जिसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये पहले धीरे धीरे जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऊपर जाने लगेंगे और ये वेपर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका जो लेयर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट जिस टाइम पे ये लेयर कांस्टेंट हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि इस स्टेट पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे थे, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आ रहे हैं, वो इक्वल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इसको, ये कौन सा स्टेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो स्टेट है हमारा वो इक्विलिब्रियम। हमने क्या कहा कि एक हम लोग ये क्लोज कंटेनर लेंगे। सबसे पहले बात की ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसमें लिक्विड को ले लिए, इसको हीट करेंगे तो जो नीचे का कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बढ़ेगी और वो ऊपर जाने लगेंगे। ऊपर जाने के बाद वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे तो कंडेंस भी होने लगेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। This time is called, this state is called state of equilibrium, and this time, at the time of equilibrium, जो इस कंटेनर का प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर exerted by vapors of the liquid solution at the state of equilibrium, and the state of equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure. ओके, तो ये हमारा वेपर प्रेशर हुआ। अब देखो वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको समझना है हम लोगों को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स affecting vapor pressure। नंबर 1, इंटरपार्टिकल फोर्स। जब हम बात करते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स का, इंटरपार्टिकल फोर्स, तो आप देखो ये इंटरपार्टिकल फोर्स, अगर किसी का भी इंटरपार्टिकल फोर्स वीक होगा तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो क्या होगा कि जब हम उसको हीट करेंगे तो आसानी से टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर बनाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वीकर इज द इंटरपार्टिकल फोर्स हायर विल बी इट्स वेपर प्रेशर। Weaker is the interparticle force, higher will be its vapor pressure। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। Higher is the temperature, higher will be the vapor pressure। ये कहने का मतलब है कि किसी एक लिक्विड का हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं, ठीक है,
तो दोनों टेम्परेचर पे जब हम मेज़र करेंगे तो जिस टाइम पे हम टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे उसका जो है वो वेपर प्रेशर उस लिक्विड सॉल्यूशन का उस टाइम पे ज़्यादा होगा। ओके, जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर हम लोग किसी का मान लिया कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर का बात करते हैं, तो जिस भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कहने का ये क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया और हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लिया, तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। तो इथाइल अल्कोहल का अगर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है कि इथाइल अल्कोहल का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, अगर हम वाटर का बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हमें वेपर प्रेशर पे जानना होता है। अब देखिए इस वेपर प्रेशर के बारे में ही कौन से लिक्विड सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा किस पे डिपेंडेंट होगा, इसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन किए रॉल्स। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है वो रॉल्स लॉ क्या बोलता है। रॉल्स लॉ देखिए क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर of a component in liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component at specified temperature। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी लिक्विड का बात करते हैं कि उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम किसी मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन का क्या होगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1, सिमिलरली P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू इस कांस्टेंट, इसको हटाएंगे साइन को तो एक कांस्टेंट का यूज करेंगे P1 नॉट इंटू chi1। इसी तरीके से क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। जब हम बात करते हैं P1 का तो ये हम लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर और ये कंपोनेंट 1 ऑफ कंपोनेंट 1। यहाँ पे हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। देखो जब ये नॉट लग जाएगा मतलब ये प्योर स्टेट का बात हो रहा है। और ये हमारा x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ओके, इसी तरीके से ये P2 हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट, और ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो देखो ये रॉल्स लॉ है। अब ये रॉल्स लॉ किसके लिए है, रॉल्स लॉ कभी कभी एग्जाम में बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉलिड्स, एंड कभी कभी आता है कि वोलाटाइल सॉल्यूट्स, एंड फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है, फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझिए। जब हमने रॉल्स लॉ का बात किया तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू chi1। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए यहाँ पे प्लस 0 हो गया, ये x एक्सिस में x1, स्लोप हमारा m1, और ये y एक्सिस में हमने जो है वो P1 ले लिया। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहें अगर तो ये ग्राफ हम खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे, y एक्सिस में हमने P1 रखना है, x एक्सिस में हमको क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, और ये हमारा जो है वो चला जाएगा इस तरह से। चूँकि ग्राफ ऑफ c का वैल्यू 0 है तो ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा। ओके, हम लोग पॉइंट्स को जो है वो डिनोट कर सकते हैं। अब कभी ना कभी जो है वो एक स्टेट ऐसा आएगा जब ये अपने प्योर स्टेट पे चला जाएगा तो उसमें हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू स्लोप, और ये हमारा जो m का वैल्यू है वो है हमारा P1 नॉट।
ओके, तो ये कभी कभी अगर ग्राफ पूछा तो ग्राफ में हम लोग इस तरह से बना के दिखला देंगे और बतला देंगे कि ये हमारा P1 है, ये हमारा X1 है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोल्स लॉ को हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, हेनरीज लॉ के साथ में। कंपैरिजन ऑफ रोल्स लॉ विथ हेनरीज लॉ। देखिए कंपैरिजन इसका हम करेंगे किसके साथ में करेंगे, इसका हेनरीज लॉ के साथ में। तो हेनरीज लॉ हमारा क्या बोलता है, हेनरीज लॉ में हमारा यही चीज था, P1 इज इक्वल टू KH इंटू Chi1। तो बेसिक देखिए यहाँ पे जो है वो सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज बोथ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। दोनों के स्टेटमेंट सेम है, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर जो है वो डिफरेंसेस का बात करते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखो डिफरेंसेस में क्या है कि सबसे पहला तो जो है वो फॉर रोल्स लॉ जो कांस्टेंट हमने यूज किया, पॉसिबिलिटी कांस्टेंट, वो हमारा है P1 नॉट और P2 नॉट। जो हमने हेनरीज लॉ के लिए यूज किया, फॉर हेनरीज लॉ जो कांस्टेंट हमने यूज किया है वो है हमारा KH। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि जो रोल्स लॉ है ये किसके लिए है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के लिए। और जब हम हेनरीज लॉ का बात करेंगे, ये हमारा हेनरीज लॉ है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, तो हमने क्या देखा, रोल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 Chi1, और हेनरीज लॉ हमारा क्या है, P1 इज इक्वल टू KH इंटू Chi1। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और डिफरेंसेस क्या है कि रोल्स लॉ में जो हमारा कांस्टेंट है वो P1 नॉट P2 नॉट है, हेनरीज लॉ में जो कांस्टेंट है वो हमारा KH है। रोल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए है और हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।